two or more alternative form of a gene, we call it as alleles, है ना. Alternative forms of gene that code for same character but different traits, उन्हें क्या कहते हैं? Allele. So first का जो होगा option, that is 3. Cross of F1 progeny with homozygous recessive parent, test cross होता है, so it will be 4. क्रॉस ऑफ F1 progeny with any of the parent, जब आप F1 ऑफस्प्रिंग को किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करते हैं, यू आर गोइंग बैक इन द जनरेशन, तो बैक क्रॉस बोलेंगे. सो सी का फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन. नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ प्लांट, मैंने आपको जेनेटिक्स की शुरुआत कॉन्सेप्ट से ही करवाई थी, जहां आपको बताया था प्लॉइडी का मतलब होता है द सेट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ सेल. सो जो यहाँ पे यही पूछा है कि क्रोमोसोम के सेट्स को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज प्लॉइडी. सो डी का 2. ए विल गो विथ 4, बी विल गो विथ ए विल गो विथ 3, बी का होगा 4th, सी फर्स्ट एंड डी विल बी 2. सो आवर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैच द फॉलोइंग है. राइजोपस को क्या बोलेंगे? ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ब्रेड पर ये ग्रो करता है, सो ब्रेड मोल्ड फंगस है ये. देन अस्टिलैगो, इट इज नोन फॉर कॉजिंग स्मट, बेसिडियोमाइसिटी का मेंबर है, पैरासिटिक फॉर्म. रस्ट और स्मट, स्मट का एग्जाम्पल है अस्टिलैगो, सो बी विल बी 2. पक्सीनिया, जैसे रस्ट फंगस, सो पक्सीनिया व्हीट पर रस्ट डिजीज कॉज करता है, और मशरूम का नेम होता है एगैरिकस, सो डी विल बी 1. A will be 3, B आपका हो जाएगा 2, C will be 4th and D 1. So option number 2 is the correct answer. Next question given below are two statements. Statement 1 बोलता है chromosome become gradually visible under light microscope during leptotene stage. Correct है ये, leptotene stage में क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं. द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज मार्क्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. डिप्लोटीन स्टेज में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगता है, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है. पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई. साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है विच हेल्प्स इन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. पेयरिंग हो जाती है जाइगोटीन में, और पैकेटीन में फिर क्रॉसिंग ओवर होती है. जब क्रॉसिंग ओवर खत्म हो जाएगी, हो गया सब कुछ, तो डिप्लोटीन में नेक्स्ट विल बी द डिप्लोटीन स्टेज, जिसमें डिसोल्यूशन होने लगता है, और जो दो पेयर्ड क्रोमोसोम थे वो सेपरेट होते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर फॉर्मिंग एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड कियास्मेटा. सो डिप्लोटीन की बिगनिंग में ही डिसोल्यूशन होगा, करेक्ट है. दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं हमारी करेक्ट है. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, capital B, capital B, capital B, small b is dominant over white seed color. तो अगर आपका डोमिनेंट फीचर ब्लैक है तो उन्होंने जीनोटाइप बताए हैं. डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो होमोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस करता है और हेट्रोजाइगस स्टेट में भी, तो ये दो उसके जीनोटाइप हो सकते हैं. वाइट कलर जो है सीड का वो रिसेसिव है, स्मॉल बी. अगर आपको मैंने बोला कि ब्लैक सीड मैंने आपको दी और पूछा कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि मैं तो आपसे पूछ ही रही हूँ कि क्या है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस, यानी डोमिनेंट वाले को अगर हम क्रॉस कर दें रिसेसिव पेरेंट से तो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है. इफ ऑन क्रॉसिंग विद द रिसेसिव पेरेंट, अगर ये हुआ आपका जो सीड दिया गया है वो कैपिटल बी होगा, तो रिसेसिव के साथ क्रॉस करने पर सारे ही क्या आएगी आपके पास, ब्लैक सीड, 100% ब्लैक सीड्स. तो अगर ऐसा हुआ तो आप बता देंगे कि जीनोटाइप ब्लैक सीड का जो आपको प्रोवाइडेड है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है. और अगर कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस करने पर आपको 50% ब्लैक मिले और 50% रिसेसिव, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, यानी 1:1 का रेशियो मिलता,
तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो ऐसे ही हम बता पाते हैं कि डोमिनेंट फॉर्म का जीनोटाइप क्या होता है, जिसमें द डोमिनेंट जीनोटाइप प्लांट इज क्रॉस्ड विद इट्स रिसेसिव पेरेंट, और इस क्रॉस को बोलते हैं टेस क्रॉस। तो हम क्या करेंगे, आपसे यही पूछा है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट विद। तो आप किससे क्रॉस करेंगे, रिसेसिव फॉर्म से, विच इज स्मॉल बी टेस्ट क्रॉस, है ना, टेस्ट क्रॉस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्यूलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो ग्रासेस में पाए जाते हैं, इन द लीव्स ऑफ द ग्रासेस। दे आर लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स विच हेल्प इन कर्लिंग ऑफ द लीव्स on by losing the water. They lose the water and curl helps in curling when there is loss of water, extra loss होता है water का और पानी कम है, तो उस water loss को prevent करने के लिए leaf curl हो जाती है। तो कैसे curl होती है, ब्यूलिफॉर्म cells release the water. When the water status is normal, सब कुछ सही है, तब ब्यूलिफॉर्म cell water अंदर ले लेंगे, leaf uncurl हो जाएगी। So it is responsible for providing large spaces for storage of sugar. Wrong. Inward curling of leaves in monocots, grasses are monocots, correct. So this is the correct answer. Protecting the plant from salt stress, no. Increase photosynthesis, no. Then next question, which of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Mendel law of dominance monohybrid cross से derive किया गया था। According to this law, क्योंकि मेंडल को बार बार F1 ऑफस्प्रिंग में कोई एक ही पेरेंट का ट्रेट मिल रहा था, ही नेवर गॉट बोथ द, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं मिली, कोई भी जो एक ही ट्रेट मिल रहा था, जैसे उसने टॉल को ड्वार्फ के साथ क्रॉस किया तो सारे F1 में क्या थे, टॉल थे। सो ही वॉज इन अ फिक्स की वेयर इज द अदर ट्रेट गोइंग, जो ड्वार्फ है जो एक्सप्रेस नहीं हो रही वो कहाँ है, पर सेल्फिंग करने पर दैट गॉट recovered, 25% of them were dwarf। तब उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला था कि वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि उस टाइम पर नहीं पता था कि वो फैक्टर्स जीन्स हैं, सो ही कॉल्ड दीज डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कोडिंग फॉर द ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर एज जीन्स। तो उन्होंने बोला था कि आउट ऑफ 2 जीन्स या 2 कॉपीज, one only expresses in the heterozygous condition, और यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस आया। दो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, आपने एक्सेप्शन भी किए होंगे, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इस पे आपको बताना है, पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें करेक्ट ऑप्शन बताने होंगे, ठीक है। आउट ऑफ 1 पेयर ऑफ फैक्टर, 1 इज डोमिनेंट, अदर इज रिसेसिव, करेक्ट। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक डोमिनेंट होता है, जैसे कि कैपिटल टी टॉल के लिए, और स्मॉल टी रिसेसिव होता है। allele do not show any expression and both the character appear as such in the F2 generation। देखिए ये तो बात सही है सेकेंड पार्ट की, both the characters F2 generation में आपको मिलते हैं, but do not show any expression, ये गलत हो गया। आपको कैसे पता लगा टॉल है और ड्वार्फ है, क्योंकि वो जीन या वो एलील एक्सप्रेस की, एक्सप्रेस मीन्स टू फॉर्म इट्स प्रोटीन, सो एक्सप्रेशन तो होता है। थर्ड, फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, करेक्ट। एक डिप्लॉयड प्लांट में फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में ही होते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड मतलब ईच सेल हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो एलील्स प्रेजेंट होंगी, सो ये स्टेटमेंट सही है। Then the discrete unit controlling a particular trait is called factor, very correct. The expression of only one of the parental character is found in a monohybrid cross। ये थोड़ा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, बट ऑप्शन के हिसाब से ये सही होगा। इनको यहाँ पे F1 जनरेशन लिखना चाहिए था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 में ही सिर्फ एक पेरेंट का एक्सप्रेशन देखा जाता है। अगर आप इसको गलत मानते क्योंकि F1 नहीं लिखा है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि B तो गलत ही है। तो इसका मतलब कि ये F1 की ही बात कर रहे थे कि F1 जनरेशन में एक ही मिलेगा। सो हमारा A, C, D and E दे आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3, ये द फैक्टर कोडिंग
द फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सो ये आपका बायोमोलिक्यूल से है। कुछ एंजाइम्स को काम करने के लिए एडिशनल फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। सम फैक्टर्स आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप जो टाइटली बाउंड होते हैं, कुछ को कोएंजाइम कहते हैं लूजली बाउंड, और कुछ मेटालिक आयंस होते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम को काम करने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है, तो जिंक इसका कोफैक्टर है। कोफैक्टर, और कौन सा कोफैक्टर है? मेटालिक आयन। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, ये वहीं चैप्टर से आया है। नेक्स्ट है अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज डिफाइंड in a DNA is defined primarily by 3 regions and these are with respect to upstream and downstream. देखिए, transcription unit is a segment of DNA that is being transcribed, correct? और इस transcription unit में 3 पार्ट होते हैं। पहला प्रमोटर, फिर आपका स्ट्रक्चरल जीन, और फिर टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड देन टर्मिनेटर। डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड कॉपी होता है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करती है और ट्रांसक्राइब करती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में, और जो ऑपोजिट स्ट्रैंड होता है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला क्या होता है? कोडिंग स्ट्रैंड। इस वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? कोडिंग। और जो कॉपी हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताई जाती है प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन की। अब अगर वो 5 प्राइम एंड की तरफ है कोडिंग के रिस्पेक्ट में तो वो अपस्ट्रीम कहलाता है, और 3 प्राइम की तरफ है तो डाउनस्ट्रीम। तो इस तरफ वाला रीजन डाउनस्ट्रीम होता है कोडिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे बेटा, और प्रमोटर अगर 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग की तरफ है तो अपस्ट्रीम। तो आपको पूछा भी यही था, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम बताओ, तो सबसे पहले प्रमोटर आएगा, फिर स्ट्रक्चरल जीन और फिर टर्मिनेटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, वेरी ट्रू, और इसके कुछ रीजंस होते हैं, है ना। तो क्या क्या रीजंस हैं? नंबर 1, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification. Remember, speciation जो है एक time consuming process है, it require a good amount of time, और उस time में ज़्यादा disturbances environment में नहीं होनी चाहिए, तभी वो evolve कर पाएगा और new species बनेगी। इसलिए जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। ट्रॉपिक्स में इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो टेम्परेट के कंपैरिजन में बहुत अनडिस्टर्ब्ड है, तो वहाँ पर टाइम मिल जाता है स्पीशी को इवॉल्व होने के लिए, ये करेक्ट बात है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल, फॉल्स। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल है इसलिए तो अनडिस्टर्ब्ड है काफ़ी टाइम के लिए, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हुई, यहाँ पर लेस आना चाहिए। ट्रॉपिक्स में स्पीसिएशन अच्छा डाइवर्सिटी मिलती है क्योंकि वहाँ सनलाइट अच्छी है, सो मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, गुड, करेक्ट, कंपेयर टू द टेम्परेट। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रपोर्ट निश स्पेशलाइजेशन, यस, एनवायरनमेंट क्योंकि कांस्टेंट और प्रिडिक्टेबल होता है इसीलिए स्पीसिएशन हो पाता है, यानी निश स्पेशलाइजेशन। निश बेटा क्या होता है? निश एक फंक्शनल रोल होता है स्पीशी का, यानी उसका हैबिटेट, उसका रिसोर्स को यूटिलाइज करने का तरीका, उसके रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, फीडिंग प्रेफरेंसेस, सब कुछ, और उसका फंक्शनल रोल उस इकोसिस्टम में। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल है, सो एक ही स्टेटमेंट गलत है, बी, रेस्ट आर करेक्ट, ए, सी, डी, ई। सो नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है पैरेन्काइमा इज लिविंग, करेक्ट, कॉलनकाइमा इज डेड, फॉल्स। कॉलनकाइमा लिविंग होता है या फिर कॉलनकाइमा की जगह स्क्लेरेनकाइमा देना चाहिए था, वो डेड होता है। स्टेटमेंट 2 है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म।
करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते, वेसल्स एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टरिस्टिक है, दो वी डू हैव एक्सेप्शंस जिम्नोस्पर्म्स में, बट यहाँ पे ओवरऑल अगर लेके चलें तो यस ये स्टेटमेंट सही है, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स तो नहीं होते, ट्रैकीड्स ही होते हैं, तो स्टेटमेंट 2 आपका सही जाएगा, स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, तो टेकन आउट उसके नेचुरल हैबिटेट से अपने बाहर निकाल दिया है, एंड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। जब भी हम किसी बायोडाइवर्सिटी को उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के कंजर्व करते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स सिटू, एक्स मीन्स आउटसाइड इट्स नेचुरल सेटिंग, सो इट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। पर बेटा इस ऑप्शन, इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी ऑप्शन में एक्स सिटू कंजर्वेशन दिया ही नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो नहीं सकता, वो तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में होता है कि इस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए कि प्रेजेंट जनरेशन को भी नीड पूरी हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। इन सिटू ये हो नहीं सकता क्योंकि लिखा है टेकन आउटसाइड, इन सिटू में तो जहां होता है वहीं प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एंड सेमी कंजर्वेटिव मेथड कुछ ऐसा होता नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ कंजर्वेशन तो कुछ नहीं है, ये तो रेप्लिकेशन का है, तो आप जा सकते थे थर्ड वाले पे। हालांकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो एक कॉमन टर्म है जिसमें इन सिटू, एक्स सिटू ये सब आता है, इस क्वेश्चन में थर्ड ही जा सकता था। अगर ये रिव्यू करते हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि एक्स सिटू नहीं दिया था तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसे बोनस तो मिलेगा ही, और अगर इसमें से ही करेक्ट माना जाएगा तो फिर थर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। सबसे पहले डार्क रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन होता है CO2 का इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी CO2 इनटू ग्लूकोज। रिमेंबर डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है, यानी नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसका नाम से लगता है कि ये डार्क में ही होता है, बट ऐसा नहीं होता। डार्क रिएक्शन लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, यानी इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन रादर देन लाइट। और प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन होते हैं ATP और NADPH, जिससे हम रिड्यूस करते हैं CO2 को इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो डार्क रिएक्शन के लिए मुझे CO2 चाहिए, NADPH चाहिए और ATP चाहिए, 3CDE, ऑप्शन नंबर 4 यही चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए। इसलिए जब अंधेरा होता है यानी डार्कनेस आती है तो डार्क रिएक्शन एकदम बंद नहीं होता, जब तक ATP और NADPH अवेलेबल है तब तक वो चलेगा, पर लाइट रिएक्शन एकदम बंद हो जाएगा क्योंकि वो तो डायरेक्टली लाइट की ही प्रेजेंस पे डिपेंडेंट है। Given below are two statements. Statement 1, Bt toxin are insect group specific and coded by gene Cry1AC. Very correct statement. Directly book की line है बायोटेक चैप्टर से, यही लिखा है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बॉलवर्म के लिए अलग टॉक्सिन है, कॉर्न बोरर्स के लिए अलग है, और Cry1AC से यहाँ पर शायद आप कंफ्यूज ना हो गए हो तो अच्छा है, क्योंकि Cry1AC से आपको स्पेसिफिक याद आएगा, बट ये बुक में लिखा है Cry1AC, सो ये स्टेटमेंट बुक से है, डायरेक्ट सही है। स्टेटमेंट 2, Bt toxin exists as inactive prototoxin, correct in thuringinesis, however after ingestion it becomes converted into active form, but it is due to alkaline pH, ना कि ना acidic, ये alkaline होना चाहिए था, तो ये wrong हो गया, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। Statement 1 is true, statement 2 is false, option number 4। 124 में मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस पूछा है, यानी आपसे 4 evils वाला पूछा गया है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, और फोर्थ होता इन्वेसिव स्पीशी का इंट्रोडक्शन, एक्सोटिक स्पीशी का जो इन्वेजन कर सकते हैं। म्यूटेशन और माइग्रेशन इसमें नहीं आएगा, सो ABD option number 1। Next, the capacity to generate a whole plant from any of the cell of the plant, so this is tissue culture से आया है। इस ability को बेटा टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी होने की वजह से ही हम टिश्यू कल्चर या कर पाते हैं, जहाँ पर किसी भी सेल से आप
अनडिफ्रेंशिएटेड सेल ऑफ मास बना लीजिए कैलस, और फिर कैलस को डिफ्रेंशिएट करवा लीजिए किसी भी ऑर्गन्स में जो भी आपको चाहिए। रूट चाहिए तो उस हिसाब से हार्मोन्स जाएंगे, और शूट चाहिए तो उस हिसाब से, दोनों चाहिए तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन को उस तरफ से सेट करना पड़ेगा। इसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। we'll discuss further questions soon. Stay tuned and you can join us to our offline classes at Indrapuram and Vaishali. Thank you.